नाज़रीन, अमरीकी शहरियत के इम्तहान के चौथे हिस्से की तैयारी में एक दफ़ा से फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ सलीम। इस हिस्से में हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक के सवालात और उनके जवाबात की तैयारी करेंगे और इस दौरान इनका तर्जुमा भी होगा हर सवाल का, और आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसका क्या मकसद है और इसका क्या मतलब है। तो चलिए सवाल नंबर 61 की तरफ इस चौथे हिस्से में। सवाल नंबर 61 कहता है, Why did the colonists fight the British? कॉलोनिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो कि अमेरिका में ब्रिटिश राज के, ब्रिटिश हुक्मरानी के ताबे थे और उसकी हुक्मरानी में रह रहे थे। Why did the colonists fight the British? कि कॉलोनिस्ट ने ब्रिटिश के साथ क्यों फाइट किया, उनके साथ क्यों लड़ाई की। इसके जवाब मुख्तलिफ हैं। पहला जवाब है क्योंकि हाई टैक्सेस थे। जो बरतानवी हुकूमत थी उसने बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्सेस लोकल जो यहाँ पे उनकी रियाया थी उसके ऊपर लागू किए हुए थे। एक तो वो वजह थी, बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे। दूसरे टैक्स था कि द ब्रिटिश आर्मी स्टेड इन देयर हाउसेस, कि ब्रिटिश आर्मी के जो लोग थे वो अपनी मर्जी के तहत उनके घरों में आकर रहना शुरू हो जाते थे कि हमें जो है ना घरों की ज़रूरत है तो हम आपके घर में आ गए, अब हम यहीं रहेंगे। एक तो ये वजह हुई। तीसरा है बिकॉज दे डिडंट हैव सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि जो लोग यहाँ पे थे उनकी अपनी कोई हुकूमत नहीं थी। वो एक फॉरेन हुकूमत थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जैसे इंडिया में थी, जैसे पाकिस्तान में थी, उस वक्त के इंडिया में थी। वो ब्रिटिश राज जो है वो यहाँ पे लोगों पे हुकूमत करता था। तो उसी तरह से जो लोग यहाँ पे बसते थे उनके ऊपर ब्रिटिश राज की हुकूमत थी। तो ये तीन वजह थी जिसकी वजह से कॉलोनिस्ट्स या यहाँ के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, बरतानवी हुकूमत के खिलाफ बगावत की और उनके साथ लड़ाई की। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। Who wrote the Declaration of Independence? Who wrote the Declaration of Independence? ऐलान आज़ादी किसने लिखा? ऐलान आज़ादी किसने लिखा? इसका जवाब है थॉमस जेफरसन। कंफ्यूज ना कीजिएगा जॉर्ज वाशिंगटन के साथ, इब्राहम लिंकन के साथ। ऐलान आज़ादी थॉमस जेफरसन ने लिखा। यह है क्वेश्चन नंबर 62। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। When was the Declaration of Independence adopted? When was the Declaration of Independence adopted? मतलब है, तर्जुमा है, ऐलान आज़ादी कब अडॉप्ट किया गया, कब इसको अपनाया गया, ऐलान आज़ादी को कब अपनाया गया, ऐलान आज़ादी का कब ऐलान किया गया, इसको कब मनाया गया। 4 जुलाई सबको याद है, अमेरिका में 4 जुलाई को आज़ादी का दिन मनाते हैं। दैट इज़ अ डे, जुलाई 4th 1776, जुलाई 4th 1776। 4 जुलाई 1776 को ऐलान आज़ादी को अपनाया गया, ऐलान आज़ादी को कबूल किया गया और उसका ऐलान किया गया। तो कितना हुए आज जो है, इस 2014 के हिसाब से ये तकरीबन 1876, 1976 और उसके बाद से अब तक टाइम लगाइए तो तकरीबन ये 240 साल होने को आए हैं कि ये ऐलान आज़ादी को अपनाया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, There were 13 original states, name 3। मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल 1776 में जब ऐलान आज़ादी किया गया था ब्रिटिश राज के खिलाफ, ब्रिटिश राज की हुकूमत से, उस वक्त 13 स्टेट थी। इस वक्त तो 50 स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की 50 रियासतें हैं। उस वक्त खाली 13 रियासतें थीं। उनमें से किसी 3 के नाम बता दीजिए। अगर आसान समझिए तो सीधा 3 तो यहीं पे हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेटिकट। उसके अलावा भी बहुत सारी जो 10 और रियासतें थीं जो कि 13 का हिस्सा बनती थीं। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड,
पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। अब आप ये ज़हन में रखिए कि जॉर्जिया से नीचे जो रियासतें थीं, टेक्सास, लुजियाना, कैलिफोर्निया, इनमें से कोई भी उन 13 रियासतों का हिस्सा नहीं थी जो कि शुरू में 1776 में जब ऐलान आज़ादी किया गया था उस वक्त उस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा थी। ये बाकी रियासतें बाद में शामिल हुई अमरीकी कौमियत में, अमरीकी मुल्क में बाद में शामिल हुई, लेकिन ओरिजिनली सिर्फ 13 रियासतें थी। इनमें से आपने 3 का जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 64 में और आपका जवाब पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, What happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? उस वक्त 1776 में जो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक जगह पे इकट्ठे होकर एक इज्तिमा किया। कन्वेंशन का मतलब इज्तिमा होता है कि उस जो है इज्तिमा में जो कॉन्स्टिट्यूशन का था, जो आईनी इज्तिमा था, उसमें क्या हुआ, ये है क्वेश्चन नंबर 65। तो जवाब उसका सीधी बात है, आईनी इज्तिमा है तो आइन ही लिखा गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन। सेकेंड थिंग वॉज द फाउंडिंग फादर्स रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। फाउंडिंग फादर्स में थॉमस जेफरसन का जैसे हमने नाम लिया, ये इन लोगों ने आइन को लिखा 1776 में। उसके बाद When was the Constitution written? अब आप ये देखिए कि ऐलान आज़ादी 1776 में हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है When was the Constitution written? क्वेश्चन नंबर 66 जवाब है 1787, 1787 में। तो 1776 को ऐलान आज़ादी होता है, 1787 में जाके तकरीबन 11 साल के बाद आइन को या कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है और फाउंडिंग फादर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द फेडरलिस्ट पेपर्स supported the passage of the US Constitution. Name one of the writers. The Federalist Papers supported the passage of the US Constitution. Name one of the writers. वो ये कहते हैं कि फेडरलिस्ट जो वफाकी कागजात थे या वफाकी जो पेपर्स थे, उन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट किया कि इसको पास किया जाए, इसको अडॉप्ट किया जाए, इसको अपनाया जाए। उन फेडरलिस्ट पेपर्स में से किसी एक का नाम बता दीजिए। वो उस वफाकी जो कागजात थे, जो मुसव्वदात थे, उनमें से किसी एक का नाम बता दीजिए। वो वफाकी मुसव्वदों में से एक नाम लिखिए आप, जेम्स मैडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉन जे। इनमें से किसी एक का नाम ले दीजिए, किसी एक का। जॉन जे आसान रहेगा, जॉन जे, तो वो आपको याद रहेगा कि ये इन्होंने फेडरलिस्ट पेपर्स या वफाकी मुसव्वदात जो थे वो लिखे थे, जिन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाए। तो ये से आपका जवाब पूरा हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। What is one thing Benjamin Franklin is famous for? What is one thing Benjamin Franklin is famous for? बेंजामिन फ्रैंकलिन फाउंडिंग फादर्स में से एक है, थॉमस जेफरसन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ये किस चीज के लिए मशहूर है? कोई एक काम बता दीजिए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो उस वजह से मशहूर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आपको हर जगह नजर आएगा, इसकी तस्वीर हर जगह नजर आएंगी। वो थोड़े उसकी यहाँ पे बाल वाल कम है, वो उसकी निशानी है बेंजामिन फ्रैंकलिन। और व्हाट इज ही फेमस फॉर? ही वाज अ यूएस डिप्लोमैट। यूएस डिप्लोमैट के मतलब वो एक सफीर था। ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, जो आईनी इज्तिमा हुआ था उसका सबसे उम्र रसीदा आदमी था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन याद कीजिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, बाल कम है, सबसे बुजुर्ग आदमी है, सबसे बूढ़ा है, ओल्डेस्ट है। द फर्स्ट पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो
यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का सबसे पहला पोस्ट मास्टर जनरल है. बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है कि जितने पोस्ट ऑफिस हैं उनका सबका पोस्ट मास्टर है वो. और ही वॉज ऑल्सो द राइटर ऑफ पूअर रिचर्ड्स आल्मनेक. ये एक मैगजीन था, पूअर रिचर्ड्स आल्मनेक, जो कि मंथली प्रोड्यूस होता था. उसमें लोगों के किस्से, कहानियाँ, उनके लिए मशवरे, उनके लिए जो हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी जो है वो नसीहतें, वो चीज़ें इस किस्म की शामिल होती थी पूअर रिचर्ड्स आल्मनेक में. और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही स्टार्टेड द फर्स्ट फ्री लाइब्रेरी. तो कोई एक चीज़ याद कर लीजिए कि वो पोस्ट मास्टर जनरल था, उसने फ्री लाइब्रेरी को स्टार्ट किया. वो जो है वो ओल्डेस्ट मेंबर था आईनी इज्तिमा का, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का, और वो यूएस सफ़ीर भी था, यूएस डिप्लोमेट भी था. इनमें से कोई एक बता दीजिए तो आपका जवाब ठीक हो जाएगा सवाल नंबर 68 के लिए. अब आइए सवाल नंबर 59 की तरफ. हु इज़ द फादर ऑफ आवर कंट्री? बाबा कौम कौन है? हमारे बाबा कौम कौन है? वो अपने अपने इंडिया में, पाकिस्तान में गांधी जी को, इंडिया में, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को बाबा कौम माना जाता है. और अमेरिका में हु इज़ द फादर ऑफ आवर कंट्री? जॉर्ज वाशिंगटन. नाम याद रहना चाहिए, जॉर्ज वाशिंगटन. ब्रिज भी है न्यूयॉर्क में इसके नाम पे, जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज. इस तरह से याद करना आसान हो जाता है. वो ब्रिज याद रखिए. बाबा कौम उस पर से गुजर रहे हैं तो समझिए कि जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो बाबा कौम के नाम से है. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? फिर वही बात आ गई. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? अगेन जॉर्ज वाशिंगटन. बाबा कौम भी वही है, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी वही है. वो ये याद कीजिए कि वो बाबा कौम और फर्स्ट प्रेसिडेंट एक ही बंदा था, एक ही नाम था, जॉर्ज वाशिंगटन. अब आइए सवाल नंबर 71 की तरफ. सवाल नंबर 71 है 71. What territory did the United States buy from France in 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? 1803 में अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने फ्रांस से कौन सा इलाका परचेज किया, कौन सा इलाका खरीदा, कौन सी जगह खरीदी, कौन सी रियासत खरीदी, कौन सा इलाका जो है वो खरीदा. ये ऐसी जैसे किसी को पैसे दे के इलाका खरीदना. तो अमेरिका ने 1803 में द लुजियाना टेरिटरी, द स्टेट ऑफ लुजियाना, जो अब आती है लुजियाना जो है, उसको लुजियाना को फ्रांस से खरीदा था. इसलिए अगर आप लुजियाना में जाते हैं, अभी वहाँ पे फ्रेंच क्वार्टर भी है, वहाँ पे फ्रेंच फूड भी बड़ी मशहूर है, फ्रेंच म्यूजिक भी बड़ा मशहूर है लुजियाना में, क्योंकि ये इलाका बेसिकली फ्रेंच कंट्रोल में था 1803 तक. 1803 में अमेरिका ने इससे फ्रांस से ख़रीद लिया. देखिएगा कुछ ज़्यादा उसके लिए पैसा वैसा नहीं दिया गया. अब आइए सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 72, सवाल नंबर 72. नेम वन वॉर फॉट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 1800s. 19वीं सदी, 1800 समथिंग, जो कि 19वीं सदी बनती है. 1800 के शुरू में 1812 के आसपास या 1810 के आसपास. नेम वन वॉर फॉट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 1800s. 1800 के आसपास कोई एक जंग का नाम बता दीजिए जो अमेरिका ने लड़ी हो. जवाब है वॉर ऑफ 1812, मैक्सिकन अमेरिकन वॉर, सिविल वॉर और स्पेनिश अमेरिकन वॉर. चारों की चारों जो हैं वो उस दौर में, उस वक्त के दरमियान लड़ी गई. 1812 की जंग एक जो है वो याद रखने की चीज़ है, ये उस वक्त के आसपास लड़ी गई. मैक्सिकन अमेरिकन वॉर, अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान जो वॉर थी वो लड़ी गई. सिविल वॉर भी उसी दरमियान में लड़ी गई, और स्पेनिश अमेरिकन वॉर भी वहाँ पे लड़ी गई. तो अमेरिका ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं तो यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, इस जगह तक पहुँचने के लिए. नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन नंबर 73. नेम द यूएस वॉर बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ. Name the US war between the North and the South. शुमाल और जनूब के दरमियान जो जंग लड़ी गई थी अमेरिका में, उसका नाम बताइए. अमेरिका में शुमाल और जनूब के दरमियान जो जंग लड़ी गई थी उसका नाम बताइए.
उनको दो नामों से याद करते हैं उस जंग को, द सिविल वॉर, जो कि हमने पहले भी बताया कि 1800s के शुरू में लड़ी गई, द सिविल वॉर एंड द वॉर बिटवीन द स्टेट्स, रियासतों के दरमियान जो जंग थी या सिविल वॉर थी जो अमेरिका के अंदर लड़ी गई। सिविल का मतलब ये है कि उसी एक ही कंट्री में वो जंग लड़ी गई जो कि आपस के ग्रोहों में थी लड़ाई। शुमाल की जानब से थी जो कि स्लेवरी को ख़त्म करने के हक़ में थी रियासतें, और जो जुनूब की रियासतें थीं जो कि स्लेवरी को कंटिन्यू करने के हक़ में थी, उनके लिए इकोनॉमिक इश्यूज थे, उनके लिए ये माली जो है वो उसमें इंटरेस्ट था, तो वो उनका कहना था कि इसको कंटिन्यू किया जाए। सो द वॉर बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ वाज कॉल्ड द सिविल वॉर। जो शुमाल और जुनूब के दरमियान जो जंग थी उसको सिविल वॉर का नाम दिया गया। खाना जंगी, जिसको उर्दू में खाना जंगी कहते हैं, खाना जंगी की गई, वो थी सिविल वॉर। क्वेश्चन नंबर 74, नेम वन प्रॉब्लम दैट लेड टू द सिविल वॉर। एक वजह बताइए जिससे खाना जंगी का, अमरीकी खाना जंगी का आगाज हुआ, या जो वजह बनी अमरीकी खाना जंगी की। नेम वन प्रॉब्लम दैट लेड टू द सिविल वॉर, जिससे जो है वो खाना जंगी शुरू हुई। स्लेवरी, गुलामी या गुलामी से आज़ादगी, इकोनॉमिक रीजंस, माली वजूहात, और स्टेट्स राइट्स, और जो रियासतों के जो अपने हकूक़ हैं, जो उनके इनफरादी हकूक़ हैं रियासतों के, सूबाई खुद मुख्तारी जिसको कहा जाता है, रियासती खुद मुख्तारी, वो भी एक वजह थी इस जंग की। सो अब अगर आप स्लेवरी को कह देते हैं कि दिस स्लेवरी वाज वन, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो उसकी वजह से, तो आपका जवाब जो है वो इस सवाल की सही हो जाएगा कि किस वजह से जो है वो असल में वो खाना जंगी या सिविल वॉर शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 75, what was one important thing that Abraham Lincoln did? What was one important thing that Abraham Lincoln did? Abraham Lincoln ने कौन सा कोई एक ज़रूरी काम सर अंजाम दिया? Abraham Lincoln ने कौन सा एक ज़रूरी काम सर अंजाम दिया? बहुत सारे काम किए उसने। freed the slaves, उसने गुलामों को आज़ादी दी कानूनन, आइनन। उसको इंग्लिश में कहा जाता है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, इमेंसिपेशन निजात, आज़ादी, प्रोक्लेमेशन ऐलान, कि उसने ऐलान आज़ादी ग़ुलामों के लिए ऐलान आज़ादी करवाया, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन किया। फ्री द स्लेव्स, सेव द यूनियन, जो खाना जंगी थी, सिविल वॉर थी नॉर्थ और साउथ के दरमियान, उसको उसने बचाया, उस खाना जंगी को ख़त्म किया और अमरीकी रियासत को बचाया। लेड द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, और वो कमांडर इन चीफ भी था, प्रेसिडेंट भी था अब्राहम लिंकन, और उसने उस जंग में अमरीका की वफाक को जो है उसने लीड किया, वफाक की उसने नुमाइंदगी की, और साउथ के साथ जंग लड़ी, और अल्टीमेटली वो जीता भी। Question number 76. What did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do? Elan Nijat, Emancipation Proclamation. What did it do? उसने क्या किया? जैसे मैंने पहले आपको बताया, it freed the slaves. Emancipation Proclamation, निजात, आज़ादी. Free the slaves. Free slaves in the Confederacy. Free the slaves in the Confederate States and free the slaves in most southern states. कि जो southern states थीं, जो जुनूब की रियासतें थीं, उनको Confederate States भी कहते थे, कि उसने Confederate States में जो ग़ुलामी जो लीगल थी, जो कि कानूनन थी, आइनन उनकी अपनी अपनी रियासत में जो राइट्स थी, ग़ुलामी को एक कानूनी हैसियत हासिल थी, उसको उसने ख़त्म किया कि ये ड्रामेबाजी बंद करो, ग़ुलामी नहीं हो सकती, और उसने बाई फोर्स उनसे कानून चेंज करवाया। तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ने यह काम किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट डिड सूजन बी एंथनी डू? व्हाट डिड Susan B. Anthony do? Susan B. Anthony ने क्या किया? What did she do?
سوزن بی اینتھنی نے fought for women's rights, fought for civil rights. سوزن خاتون ہے, عورت ہے, what did she do? عورتوں کے حقوق کے لیے اس نے جنگ لڑی, سیدھی سی بات ہے. سو سوزن بھی, جب بھی وہ آپ سے سوال میں پوچھتے ہیں کہ سوزن بی اینتھنی نے کیا کیا, تو آپ بتائیے سوزن بی اینتھنی fought for the rights of women, عورتوں کے حقوق کے لیے اس نے جنگ لڑی. اب آئیے question number 78. Name one war fought by the United States in the 1900s. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو پہلا کوشچن تھا, پہلے کچھ سوالات پہلے وہ تھا what was the one war fought by the United States in the 1800s. Now in the 1900s, what was name one war fought by the United States in the 1900s. تو جواب ہے اس کا World War I, World War II, Korean War, Vietnam War and Persian Gulf War. 5 جنگیں کم از کم یاد ہیں لوگوں کو, اور اس کے بعد جنگیں 1900s میں اور بھی لڑی گئیں, لیکن یہ میجر جو جنگیں ہیں World War I, World War II, کوریا کی وار, جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, کوریا کی وار, ویتنام کی جنگ اور گلف وار. گلف وار جو جارج بش کے دور میں پہلے لڑی گئی تھی عراق کے خلاف, صدام حسین کے خلاف. اس وقت وہ تھی پہلی عراقی جنگ. جو جارج بش دوم کے حصے میں آئی وہ تھی, وہ دوسری گلف وار تھی جو کہ صدام حسین کی جو ہے وہ اس کی حکومت کا تختہ الٹنے کا باعث بنی. لیکن پہلی جو جنگ تھی وہ جارج بش, جو بڑے جارج بش تھے, ان کے دور میں لڑی گئی. Question number 79. Who was president during World War I? پہلی جنگ عظیم کے دوران امریکہ کے صدر کا نام کیا تھا؟ کون تھا امریکہ کا صدر پہلی جنگ عظیم کے درمیان؟ ووڈرو ویلسن. ووڈرو ویلسن یہ تھا امریکی صدر کا نام جو پہلی جنگ عظیم کے درمیان امریکہ کے صدر تھے. Question number 80. Who was president during the Great Depression and World War II? Who was president during the Great Depression and World War II? جنگ عظیم دوم اور گریٹ ڈپریشن جو مالی بحران تھا, عظیم مالی بحران اور جنگ عظیم دوم, اس کے دوران امریکہ کا صدر کا کیا نام تھا؟ جواب ہے فرینکلن روزویلٹ. فرینکلن روزویلٹ. جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم کے درمیان جو پریزیڈنٹ تھا اس کا نام تھا ووڈرو ویلسن. جو جنگ عظیم دوم کے درمیان جو پریزیڈنٹ ہے اس کا نام ہے فرینکلن روزویلٹ. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پہلی جنگ عظیم جو تقریباً 1914-18 اس رینج میں لڑی گئی, 1915-16-17-18. جنگ عظیم دوم جو لڑی گئی, دوسری جنگ عظیم, وہ لڑی گئی 39-40-41-45 19ویں صدی کے درمیان میں آ گئی. تو یہ چیز دھیان میں رکھنی. پہلی جنگ عظیم 19ویں صدی کے تقریباً شروع کی دہائیوں میں لڑی گئی, اور جو جنگ عظیم دوم ہے وہ 19ویں صدی کی 20ویں صدی کی تقریباً جو درمیانی دہائیاں ہیں ان میں لڑی گئی. تو یہ ہوئے 20 سوال اس سیکشن میں, اس سیگمنٹ میں پورے. تو آئی ہوپ کہ یہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے, آپ کی مدد, آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ جو کہ جس اسکرین پہ میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ جو ہے وہ بتاتے ہیں بار بار کہ if you are 65 years old or older and have been legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been marked with an asterisk. Now, اگر آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال اور اس سے زیادہ ہو چکی ہے, اور آپ کم از کم 20 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور آپ اس کا ثبوت مہیا کر سکتے ہیں کہ آپ پچھلے 20 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں, تو آپ کو یہ سارے کے سارے 100 سوالات یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ صرف وہ سوالات جن کے اوپر نشان لگے ہیں، ایسٹرکس لگے ہیں، ایسٹرسک نشان ہی کہا جا سکتا ہے، اردو میں تو ایسٹرکس شاید ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایسٹرس کا جو نشان ہے، جو ستارے کا نشان ہے، ستارے کا نشان لگا لیجئے کہ وہ ایسٹرولوجی، ایسٹرس وہ ستارہ ہوا، کیونکہ ایسٹرو مینس ستارہ، تو وہ ستارے کا جو نشان ہے، وہ جو جس سوال کے اینڈ پہ وہ ستارے کا نشان لگا ہے، وہ صرف وہ سوال آپ نے یاد کرنے ہیں اگر آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال اور اس سے اوپر ہے، اور آپ کم از کم پچھلے 20 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں. آپ کو سارے کے سارے 100 سوالات جو ہے ان کے جوابات یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کامیابی کی خواہش کے ساتھ، کامیابی کی جو ہے وہ تمنا کے ساتھ آپ سے ایک دفعہ پھر اجازت چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا آخری اور 5واں سیگمنٹ ابھی باقی ہے. آپ ان 20 سوالوں کے جواب کیجیے. جب نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی تو سوال نمبر 81 سے لے کر سوال نمبر 100 تک باقی سوالات کا بھی آپ کو جواب دوں گا. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. بائے بائے.